जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको सातवाहन वंश के बारे में पढ़ाया था। उसमें आपको मैंने पढ़ाया था, सबसे पहले जब बात करते हैं सातवाहन वंश की, तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे दोस्तों, जो कि सिमुक ने कण्व वंश के जो अंतिम शासक थे सुशर्मन की हत्या करके अपना सातवाहन वंश को बसाया था। और सातवाहन वंश जो था ये आपका दक्षिणी महाराष्ट्र में स्थित था। दक्षिणी महाराष्ट्र में ये दोस्तों स्थित था। और बाद में लेकिन इसको जो शक राजाओं ने इनको छोड़ने पर विवश कर दिया था। बाद में ये लोग अपना दक्षिणी महाराष्ट्र को छोड़कर आंध्र प्रदेश की तरफ ये लोग बस गए। और सातवाहन वंशों में दोस्तों जो सबसे प्रतापी जो राजा था वो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो सिमुक था। और सिमुक के बाद जो शासन में आया था उसका नाम दोस्तों सातकर्णी प्रथम था। सातकर्णी प्रथम के बाद एक शासक आया जिसका नाम था हाल। और दोस्तों इसी के टाइम पर जो ये आपका सातकर्णी प्रथम था, सातकर्णी प्रथम के टाइम पर दोस्तों दो विद्वान रहते थे, जिनमें से एक विद्वान था सर्ववर्मन, जिसने कातंत्र की एक पुस्तक लिखी। और दूसरे विद्वान जो रहते थे उनका नाम था गुडाडय, जिन्होंने व्रत कथा के बारे में लिखा था, यानी व्रत कथा एक पुस्तक लिखी थी। और इसी व्रत कथा के आधार पर एक पंचतंत्र पुस्तक लिखी गई, जो कि विष्णु शर्मा ने इस पुस्तक को लिखा था। दोस्तों इसके बाद जो 23वें शासक थे सातवाहन वंश के, उनका नाम गौतमीपुत्र सातकर्णी है। और यह सातवाहन वंश के 23वें शासक थे। और कहा जाता है इसके बीच में जो भी शासक रहे थे सातवाहन वंश के, वो इतने प्रतापी नहीं रहे और ना ही अपना साम्राज्य को विस्थापित कर सके। और ये 23वें जो पुत्र थे गौतमीपुत्र सातकर्णी, इन्होंने सातवाहन वंश को पुनः जीवित किया, इसलिए इनको पुनर्संस्थापक कहा जाता है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो उपाधि रखी थी वो दोस्तों अद्वितीय ब्राह्मण के नाम से रखी थी, एक एका ब्राह्मण के नाम से, और एक त्रिसमुद्रपति और बेड़कंटक स्वामी के नाम से भी जाने जाते थे। और दोस्तों इनकी जो माता थी, गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो माता थी, उनका नाम बलश्री था। और बलश्री का जो अभिलेख जो पता चलता है कि इनकी माता बलश्री थी, वो पता चलता है दोस्तों नासिक अभिलेख से। इनके बारे में नासिक अभिलेख में इनका जिक्र किया गया है। और साथ में ये भी पता चलता है कि इन्होंने अपने पुत्र के साथ संयुक्त रूप से शासिका भी रही थी, यानी कि ये पुत्र और माता दोनों संयुक्त रूप से एक तरीका से शासक रहे थे। और यह सातवाहन वंश जो था दोस्तों वो पितृसत्तात्मक था। आपको ये याद रखना, ये पितृसत्तात्मक था। आपको शायद लग रहा होगा कि जो इसमें शासक थे वो अपनी माता को डिनोटेड करते थे, अपने माता का नाम अपने नाम से पहले यूज करते थे, जैसे कि गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो ये जो शासक थे ये अपने माताओं का नाम प्रयोग करते थे, ये माताओं का नाम इस्तेमाल करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक हो जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि ये समाज मात्र सत्तात्मक होगा। एक्चुअली में जो ये रियल में वास्तविक जो था ये समाज, ये पितृसत्तात्मक था। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि ये समाज मात्र सत्तात्मक भी था, लेकिन रियल में यह पितृसत्तात्मक था। और इसने जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था दोस्तों, इसने शक शासक नहपान को हराया था। और इसका जो पता चलता है जोगल श्राम भी नासिक से कुछ मृद भांड मिले थे, जिन्हें हम मिट्टी के बर्तन कहते हैं।
ये मिट्टी के बर्तन कुछ मिले थे जोगलश्रामी नासिक से, और इन्हीं बर्तनों में कुछ सिक्के मिले जो कि 13,250 सिक्के थे। और इन्हीं सिक्कों पर दोस्तों नहपान का, और एक तरफ नहपान का और एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का पता चलता है। तो इससे ही पता चलता है कि इसने नहपान को हराया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था। अगला जो शासक आया था दोस्तों वो वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी था। कौन था? वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी था, जिसे पुलवामी के नाम से भी जाना जाता था। और वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने दोस्तों रुद्रदामन से पराजित हुआ। और यह रुद्रदामन कौन था? यह था शक शासक। शक शासक थे दोस्तों, ये लोग विदेशी थे, विदेशी ये शासक थे। और इसने रुद्रदामन ने दोस्तों सातवाहन वंशों पर, सातवाहन के जो शासक थे, सातवाहन वंश के जो शासक थे उन पर इसने विजय प्राप्त कर ली। और लेकिन बाद में चालाकी की वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने, इन्होंने क्या किया कि हार हार से बढ़िया तो ये है कि इनसे संबंध बना लिया जाए तो अपनी जीत ही होगी। तो वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने दोस्तों अपने पुत्री का विवाह करवा दिया रुद्रदामन की पुत्री से। तो यही पॉइंट है, रुद्रदामन की पुत्री से दोस्तों वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी का जो पुत्र था शिवश्री का विवाह हो जाता है रुद्रदामन की पुत्री से। और इसके बाद जो वशिष्ठ वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी के बाद जो अगला शासक बना था वो यज्ञश्री सातकर्णी आया था। और यज्ञश्री सातकर्णी ने दोस्तों जलयान के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। जलयान के चित्र थे दोस्तों वो वाले सिक्के जारी कराए थे। यज्ञश्री सातकर्णी को ज्यादा शासक के बारे में कुछ ज्यादा विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है। और जो सातवाहन वंशों का अंतिम जो शासक था वो था विजय। दोस्तों अंतिम जो शासक था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह विजय था। और सातवाहनों के अगर बारे में बात करते हैं तो सातवाहनों ने दोस्तों शीशे के सिक्के जारी कराए थे 500 ग्रेन के। और इसमें एक एक धातु का सिक्का था जो पोटीन एवं तांबे के सिक्के भी चलवाए थे। एक शीशे के सिक्के चलाए थे, एक पोटीन और तांबे के सिक्के चलाए थे। दो तरीके के इन्होंने सातवाहन वंशों ने सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सातवाहन वंशों का भी। सातवाहन वंशों के जो शासक थे यह लोग सर्वाधिक व्यापार करते थे। और जो व्यापार करते थे वो कल्याण नामक एक बंदरगाह था। कल्याण नामक बंदरगाह से ये लोग व्यापार करते रहते थे। और यह दोस्तों कल्याण नामक जो बंदरगाह था यह पश्चिम की तरफ था। यह पश्चिम की तरफ था। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जब सातवाहन वंश समाप्त हो जाता है दोस्तों तो भारत पर विदेशी आक्रमण कैसे हुए। भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में अगर बात करते हैं हम तो भारत में सबसे पहले दोस्तों पार्शियन वगैरह आए थे। सबसे पहले पार्शियन और ईरानी आए थे भारत में। इस तरीके से आप एक ट्रिक याद रख सकते हो कि भारत में विदेशी आक्रमणों का जो आगमन हुआ था तो वो पीजी में आईजी साहब, पीजी में आईजी साहब पीके आए थे। दोस्तों इस तरीके से आप याद रख सकते हो। पी से आप याद रख सकते हो पी से आप याद रख सकते हो पर्शियन यानी ईरानियन, और जी से ग्रीक, और आई जी से इंडो ग्रीक, और सा से शक आए थे। फिर उसके बाद पी से पल्लव आए थे, के से कुषाण, और ए से अरबी, और टी एस से आप तुर्की याद रख सकते हो। हालांकि मैंने आपको ये वाले पढ़ा दिए हैं। आपको अरबी और तुर्की के बारे में मैंने आपको पहले से ही बता दिया है जब मैंने मध्यकालीन भारत आपको पढ़ाया था। मध्यकालीन भारत में हमने अरेबियन में दोस्तों अरेबिक जो आए थे जो कि अरे अरब के मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए थे, मोहम्मद बिन कासिम आया था। और फिर तुर्की में दोस्तों महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी वगैरह ये सब तुर्की से आए थे। इनके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। और इसके बारे में भी दोस्तों ईरानियों के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, जबकि ईरानी का एक शासक था जिसका नाम था डेमिसियस। क्या नाम था दोस्तों?
जब दोस्तों डेमियस प्रथम जब भारत में आया था, डेमियस प्रथम दोस्तों भारत में आया था, तो इसने क्या किया था, गांधार और कंबोज को जीत लिया था। और ये डेमियस जो प्रथम था, यह आपका कहाँ का था, ईरान का था दोस्तों, जो कि हकमनी डेरियस का नाम था, सॉरी दोस्तों, डेरियस प्रथम जो था, यह हकमनी साम्राज्य का एक शासक था, जो कि भारत में आता है, जो कि गांधार और कंबोज को जीतता है। और इसके बाद दोस्तों जो पहला यूनानी आया था, जिसका नाम था सिकंदर, अपने सेनापति इसके साथ कुछ सेनापति आए थे, जिसमें सेल्यूकस निकेटर प्रमुख था। तो दोस्तों सिकंदर जब आया था भारत में, तो इसने जो डेरियस प्रथम को हराया था, जो कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, गोगामाला का युद्ध। गोगामाला इसी को दोस्तों उरुवेला का युद्ध कहा जाता था, और जो कि 331 बीसी में हुआ था। इस युद्ध में इसने सिकंदर ने डेरियस प्रथम से गंधार और कंबोज को जीत लिया था। तो इस तरीके से जो सिकंदर था, यह प्रथम यूनानी बना, जो कि भारत पर आक्रमण किया था। और पहला ये ईरानी आ चुके थे, डेरियस प्रथम वगैरह। और हालांकि दोस्तों जब ये सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है, तो गांधार, कम्बोज और कामरान, हेरात वगैरह, ये जब वाला जो ईरान का जो क्षेत्र था, इसको दोस्तों सिकंदर अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दे जाता है। तो उसके बाद दोस्तों उसी वाले क्षेत्र को ही हम दोस्तों इंडो ग्रीक वाला क्षेत्र कहेंगे। तो इंडो ग्रीक के शासक आए थे भारत में, फिर शक के, फिर पल्लव के, फिर कुषाण। तो इस तरीके से एक एक करके हम पढ़ेंगे। जो दोस्तों हिंद एवं शासक थे, जिन्हें इंडो ग्रीक कहा जाता था। इससे पहले इसे दोस्तों ग्रीक बैक्टीरियन भी कहा जाता था। ये इंडो ग्रीक एक क्षेत्र था, जो कि दोस्तों अभी का आप कह सकते हो, जब अफगानिस्तान का क्षेत्र, तजाकिस्तान का क्षेत्र और उज्बेकिस्तान का क्षेत्र, ये वाला पूरा कंप्लीट क्षेत्र दोस्तों, इसको इंडो ग्रीक कह सकते हो, या बैक्टीरियन, ये ग्रीक बैक्टीरियन के नाम से जाना जाता था। ग्रीक बैक्टीरियन भी इसे कहा जाता था, या आप इंडो ग्रीक कह सकते हो। जब दोस्तों ग्रीक बैक्टीरियन था, तो ग्रीक बैक्टीरियन का एक शासक था डायोडोटस। आपको कुछ इसके बारे में पॉइंट बता देता हूँ। तो दोस्तों ग्रीक बैक्टीरियन का एक शासक था, जो कि डायोडोटस था। और डायोडोटस क्या करता है, यह सेल्यूकस निकेटर की जब शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, सेल्यूकस निकेटर को जब सिकंदर दोस्तों गांधार, कंबोज और हेरात कामरान ये क्षेत्र दे गया था, तो इस क्षेत्र पर इसकी शक्तियां सेल्यूकस निकेटर की कम हो जाती हैं। तो डायोडोटस क्या करता है, इसी क्षेत्र को डायोडोटस अ, स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में घोषित कर देता है। और इसी क्षेत्र को कहा जाता था बैक्टीरिया। इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता था दोस्तों, बैक्टीरियन। बाद में ये ग्रीक बैक्टीरियन इसी क्षेत्र को कहा जाता था। बाद में दोस्तों इसको इंडो ग्रीक कहा जाता था। तो इंडो ग्रीक के जो शासक आए थे भारत में सबसे पहले, इंडो ग्रीक का जो पहला शासक था वो डेमेट्रियस था, और जो कि सेल्यूकस की तीसरी पीढ़ी का वंशज था। ये वाला मैंने आपको पॉइंट बता दिया। डायोडोटस ने सेल्यूकस के कमजोर होने पर ग्रीक बैक्टीरिया कहते हैं इसको, ग्रीक बैक्टीरिया क्षेत्र को एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में घोषित कर लिया था। बाद में ही इस ग्रीक बैक्टीरिया को ही दोस्तों हम इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से जो दोस्तों ये डेमेट्रियस था, यह दूसरा यूनानी आक्रमणकारी बना डेमेट्रियस। और प्रथम कौन था, प्रथम यूनानी जो था वो दोस्तों सिकंदर था। डेमेट्रियस ने दोस्तों पंजाब पंजाब हो गया, और पंजाब का क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, और सिंध प्रांत पर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इस तरीके से ये दूसरा यूनानी आक्रमणकारी बना, भारत में आक्रमण करने आया डेमेट्रियस। और डेमेट्रियस की दोस्तों दो शाखाएं थी, यानी कि जो डेमेट्रियस था ये पहली शाखा का था। डेमेट्रियस की नहीं दोस्तों, इंडो ग्रीक की दो शाखाएं थी।
इनकी दो शाखाएं थी, यानी कि इंडो ग्रीक की दो शाखाएं थी, जिनमें से एक डेमेट्रियस की शाखा थी और एक यूक्रेटाइटस की शाखा थी। डेमेट्रियस की शाखा में दोस्तों डेमेट्रियस के आगे वाले आने वाले जो उत्तराधिकारी थे वो आते थे, जिसमें से पहला था अपोलोडोटस और दूसरा था अगाथोक्लिस और तीसरा था मेनांडर, जिसे मिलंद के नाम से भी जाना जाता है। अगाथोक्लिस जो था दोस्तों, अगाथोक्लिस के बारे में कहा जाता है इसने कृष्ण और बलराम के सिक्के जारी कराए भारत में। और मेनांडर जो था, मेनांडर को दोस्तों सिकंदर से ज्यादा भूभाग जीतने वाला मेनांडर को कहा गया। इसने सिकंदर से भी ज्यादा जमीनों को, क्षेत्र को बहुत विस्तारित कर लिया था। और इसने भारत में आकर एक बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता की और इनसे वार्तालाप किया दोस्तों। इसने बहुत सारे प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों पूछे, इस तरीके से वार्तालाप की, तो इसने एक ग्रंथ लिख दिया अपने प्रश्नों को। मिलंद के प्रश्न, इसने जो मिलंद था, इसका नाम मिलंद था। इसने अपने प्रश्नों से एक किताब लिखी जिसका नाम था मिलंद पनो, और इसी मिलंद पनो को दोस्तों बौद्ध ग्रंथ कहा जाता है। यानी मिलंद पनो को दोस्तों एक इसने बौद्ध ग्रंथ लिखा, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है मिलंद पनो। और इसी यही दोस्तों मिलंद पनो जो है बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी जो उपाधि थी वो हमीकस सॉटर थी और इसी ने सोने के सिक्के जारी कराए थे। मिलंद मेनांडर जो था दोस्तों, इसने सोने के सिक्के जारी कराए थे। अगर बाद बाद में जो एक कुषाण वंश का शासक रहेगा जिसका नाम रहेगा कनिष्क, और कनिष्क भी शुद्ध सोने के सिक्के जारी करेगा। शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी करेगा वो शुद्ध सोने के सिक्के दोस्तों जारी करेगा आपका कनिष्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस आईजी यानी कि इंडो ग्रीक की जो दूसरी शाखा थी वो यूक्रोटाइडस थी। और इसका जो उत्तराधिकारी था जिसका नाम था एंटियालकिडस। एंटियालकिडस जो था इसने सुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में हेलियोडोरस को भेजा था। इसी टाइम पर दोस्तों आपका सुंग वंश भी था, जिसका जो शासक था पुष्यमित्र सुंग था, जिसका भी शासनकाल कितना था, जिसका शासन दोस्तों कितना था, मैंने आपको बताया था 100। आप कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों इसका शासनकाल कितना था। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं, इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी दोस्तों जो डेमेट्रियस की शाखा थी, इसकी इनकी जो राजधानी थी वो आपकी साकल थी, जिसे सियालकोट भी कहा जाता है। और जो यूक्रेटाइडस जो थे शाखा थी, इनकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। इनका जो इंडो ग्रीक का अंतिम शासक जो था वो हर्मियस था। हर्मियस को ही हराकर कुजुल कडफिसेस ने हर्मियस को हराया था। और ये कुजुल कडफिसेस ही दोस्तों अपना आगे चलकर कुषाण वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, हिंद एवं यानी कि इंडो ग्रीक के जो आक्रमण के जो भारत में प्रभाव पड़े थे, इनसे हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इनके क्या क्या प्रभाव रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी मुद्राओं की लिपि के बारे में। हमने जाना इनसे कि मुद्राओं पर यानी कि जो रुपए होते हैं उन पर किस तरीके की लिखावट होनी चाहिए, क्या लिपि होनी चाहिए। तो मुद्राओं की जो लिपि थी वो इंडो ग्रीक से पता चलती है, इंडो ग्रीक के आक्रमण से हमें पता चला। और दोस्तों कैलेंडर में जो सप्ताह का प्रयोग किया जाता है, जो वीक होते हैं, इनके बारे में भी हमको ये इंडो ग्रीक से ही पता चला था। इंडो ग्रीक आपके कौन है, हिंदेवन। और इन लोगों से ही 12 राशियों का पता चला था, जो कि सिंह, मेष, मिथुन, मीन वगैरह, ये आप राशियां जो होती हैं दोस्तों, इन 12 राशियों का जो पता चला था वो इंडो ग्रीक के लोगों से ही पता चला था। और यहीं से दोस्तों पर्दा प्रथा का पता चला था हमें। पर्दा प्रथा जो चली थी वो इंडो ग्रीक लोगों से ही पता इसका चलता है, जिससे ये लोग यवन का कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम दोस्तों करते हैं, जब इंडो ग्रीक दोस्तों जब इंडो ग्रीक का जब अंत हुआ तो इसके बाद दूसरा आक्रमण हुआ शकों का भारत में, इसे हम सीथियन भी कहते हैं। जब कहा जाता है ये शक जो थे वो मध्य एशिया से भारत में आए थे और इनका जो पहला शासक था वो मोगा था। जिस तरीके से दोस्तों
इंडो ग्रीक की भारत में दो शाखाएं थी, डेमेट्रियस और यूक्रेटाइडस। इसी तरीका से भारत में शकों की भी 5 शाखाएं थी। पहली जो शाखा थी वो अफगानिस्तान में थी। पहली जो शाखा थी दोस्तों वो अफगानिस्तान में थी, और दूसरी जो शाखा थी वो पंजाब में थी, और तीसरी शाखा दोस्तों जो वो मध्य प्रदेश में मालवा की तरफ थी, जो एमपी की तरफ पड़ता है। और उत्तरी जो शाखा थी दोस्तों वो तक्षशिला से मथुरा तक थी, यानी कि तक्षशिला से मथुरा तक ये शाखा थी। और जिसे हम उत्तरी शाखा कहते हैं, या उसी को उत्तरी शाखा छत्रप कह सकते हैं, उत्तरी छत्रप कह सकते हैं, या तो उत्तरी शाखा कह सकते हैं। और जो पांचवी थी दोस्तों वो पश्चिमी छत्रप थी, जो कि नासिक महाराष्ट्र से लेकर उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश तक थी, और यही आपका ये मालवा था। इस तरीके से 5 इन लोगों की शाखाएं थी, शकों की 5 शाखाएं थी। पहली अफगानिस्तान, दूसरी पंजाब, और तीसरी दोस्तों ये तक्षशिला से मथुरा, और चौथी ये मालवा, पांचवी ये पश्चिमी छत्रप। और इसी पांचवी छत्रप से दोस्तों जो ताल्लुक रखता था, संबंध रखता था, वो रुद्रदामन का संबंध पश्चिमी पश्चिमी छत्रप शाखा से था। और इसने ही दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख जारी कराया था, जिसमें जो कि एक विशुद्ध संस्कृत में जारी था। और दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख जो स्थित है वो गिरनार गुजरात में स्थित है। और इसी अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें सुदर्शन झील के निर्माण का पता चलता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने ही दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इसी सुदर्शन झील से ही दोस्तों जो नहरें निकलवाई थी, तो वो तुषास्प ने निकलवाई थी। तुषास्प कौन था दोस्तों? ये सम्राट अशोक का राज्यपाल था। और रुद्रदामन ने दोस्तों जीर्णोद्धार कराया ये जो सुदर्शन झील थी, इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। और रुद्रदामन ने ही दोस्तों कराया था। इसका एक मंत्री था जिसका नाम था सुबेसाक। सुबेसाक के निर्देशन में दोस्तों इसने इसका जीर्णोद्धार करवाया, ये जो कि यह मंत्री था सुबेसाक। जीर्णोद्धार का मतलब होता है दोस्तों इसका मतलब होता है मरम्मत कराना, यानी कि ऐसी वस्तु जो खराब हो चुकी है फिर से उसका प्रयोग में आ जाना, उस वही होता है आपका जीर्णोद्धार। जब सुदर्शन झील दोस्तों चंद्रगुप्त गुप्त गुप्त के टाइम से, गुप्त जब टाइम था, जो समय था, मौर्य वंश था, उस टाइम पर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जो गवर्नर था उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। उस टाइम से दोस्तों इसका जो बांध था उसमें बांध टूट गए थे इस झील के। और दोस्तों इस तरीके से इसकी मरम्मत दोबारा से की गई रुद्रदामन ने। तो इसके कुछ सालों के बाद फिर दोस्तों टाइम आया जब वो गुप्त साम्राज्य स्टार्ट हुआ, उसमें एक शासक रहा स्कंदगुप्त। फिर से वो दोस्तों पुनः जीर्णोद्धार कराता है। इसी सुदर्शन झील का दोस्तों 2 बार जीर्णोद्धार हुआ है। पहला रुद्रदामन ने दोस्तों कराया, और दूस, दूसरा दोस्तों गुप्त ने कराया था। रुद्रदामन ने जो दोस्तों जीर्णोद्धार कराया था, इसका उल्लेख आपका जूनागढ़ अभिलेख में भी मिलता है। और जूनागढ़ अभिलेख से ही दोस्तों रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद दोस्तों पल्लव आते हैं, और पल्लव जिसे पार्थियन कहा जाता है। और इसके जो संस्थापक थे मिथ्रेडेटस थे, जो कि ईरान से आए थे। और इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो गोंडो फर्निस था। पहलवों में जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो गोंडो फर्निस शासक था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। नेक्स्ट जो दोस्तों विदेशी शासक आए भारत में, वो कुषाण थे दोस्तों। कुषाणों के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जो कि इंडो ग्रीक के अंतिम शासक थे हर्मियस। दोस्तों हर्मियस की जब हत्या कर देते हैं कुजुल कडफिसेस, तो इन्होंने अपना वंश स्थापित किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिसे कुषाण वंश कहते हैं। और इसके कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो कुजुल कडफिसेस थे। और कुषाण जो आए थे भारत में दोस्तों, वो मध्य एशिया से ये लोग आए थे, और यह यूची जनजाति से संबंध रखते थे। यूची जनजाति से संबंध रखते थे।
और दोस्तों कुजुल कड़फिसेस के जो उत्तराधिकारी बाद में बने वो बिम कड़फिसेस बने थे, और इन्हीं को वास्तु संस्थापक कुषाण वंश का कहा जाता है। बिम कड़फिसेस ने दोस्तों सोने के सिक्के चलवाए, और यह सिक्के दो भाषाओं में चलाए गए थे। एक पहली भाषा थी यूनानी भाषा, और दूसरी भाषा थी दोस्तों खरोष्टी लिपि। एक यूनानी लिपि में दोस्तों चलाए गए थे, और दूसरे खरोष्टी लिपि में मुद्रा चलाई गई थी। बिमकड़फिसेस जो था दोस्तों वो शैव धर्म का अनुयायी था। इसे आप कह सकते हो दोस्तों यह शिव की पूजा ज्यादा करता था। इसने दोस्तों बिमकड़फिसेस ने शिव और नंदी के बैल की आकृति के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम बिमकड़फिसेस को हम सम्राटों का सम्राट कहते हैं, या सर्वलोकेश्वर आदि के नाम से इसको जानते हैं। सम्राट का सम्राट क्यों कहते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि इसने जो इसका कुषाण वंश था, कुषाण साम्राज्य जो था, इसने इतना बहुत सारा विस्तारित किया था। इसने अपने साम्राज्य को बहुत अधिक विस्तारित करने की वजह से इसको सम्राटों का सम्राट कहा जाता है। और अगला जो शासक आता है दोस्तों वो कुषाण वंश का, जिसका नाम है कनिष्क। और कनिष्क का जो शासन काल है दोस्तों, इसका 78 एडी से लेकर 110 एडी तक इसका शासन रहा था। और इसका जो उल्लेख, इसका रवेटक अभिलेख से कनिष्क के दोस्तों जो बिमकड़फिसेस का पुत्र होने का पता चलता है। कनिष्क जो था इसका हमें रवेटक अभिलेख से यह पता चलता है कि कनिष्क बिमकड़फिसेस का पुत्र पुत्र है। कनिष्क ने दोस्तों अपनी दो राजधानियां बनाई थी, एक पुरुषपुर और एक मथुरा। पुरुषपुर आज के वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। मथुरा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कनिष्क की गद्दी पर बैठने से पूर्व यह तक्षशिला का गवर्नर था, और कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की चौथी संगीति और दोस्तों कश्मीर के कुंडल वन में स्थित हुई थी, स्थापित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता बसमित्र जी कर रहे थे। दोस्तों मैंने आपको बताया था जो बौद्ध संगीति हुई थी, ये किस तरीके से दोस्तों, ये पहली जो बौद्ध संगीति मैंने बताई थी 483 में आपको बताई थी, और जिसकी दोस्तों और जिसके जो इस टाइम पर जो शासक थे वो अजातशत्रु थे, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप जी ने की थी, जो कि हीनयान शाखा से संबंधित रखते थे। और दूसरी दूसरी दोस्तों 383 में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, और जिसके शासक दोस्तों जो थे वो आपके दूसरी बौद्ध संगति के जो दोस्तों शासक काला अशोक शासक थे, और जिसकी अध्यक्षता दोस्तों सावक मीर कर रहे थे। और तीसरी बौद्ध संगति हुई वो 255 में हुई थी, और इस टाइम पर जो शासक थे वो राजा सम्राट अशोक थे। इसकी अध्यक्षता दोस्तों मोगली पुत्र ने की थी। और चौथी जो संगति है ये आपकी कनिष्क के टाइम पर हुई थी, और यह पहली शताब्दी में हुई थी दोस्तों, और जो कि कश्मीर के कुंडलवन में स्थित थी। और इसी की अध्यक्षता में, ये जो बसमित्र की अध्यक्षता में ही दोस्तों यह स्थापित की गई थी। चौथी बौद्ध संगति में दोस्तों बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। यह दोस्तों हीनयान यह पुरानी सबसे स्टार्टिंग की पुरानी जो शाखा थी। यह 483 में जो पहली बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, वो हीनयान शाखा से संबंधित थे। हीनयान लोग दोस्तों जो बौद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, इनको महापुरुष महापुरुष मानते थे। हीनयान ही शाखा वाले दोस्तों अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते थे, और इन लोगों ने गौतम बुद्ध के कोई भी जो नियम थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया था। और महायान से दोस्तों बसमित्र संबंधित रखते थे, जो कि चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष भी रहे थे। और ये लोग गौतम बुद्ध को ईश्वर मानते थे। और इन लोगों ने जो भी गौतम बुद्ध के जो नियम थे बौद्ध धर्म के, उन नियमों को खंडित कर दिया, और उनकी जगह पर नए नियमों को इन्होंने स्थापित किया। तो इस तरीके से दोस्तों दो शाखाएं बौद्ध धर्म की अलग अलग डिवाइड हुई। और इस कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है दोस्तों। इसने कई सारे दोस्तों ऐसी कलाओं को स्थापित किया, ऐसे मंदिरों का निर्माण किया। इसने ही गांधार कला और मथुरा कला का विकास किया था। और इन्हीं में हम मंदिरों का निर्माण करते हैं, गांधार शैली में, मथुरा शैली में। और इससे पहले मैंने दोस्तों आपको बताया था जो सोने के सिक्के जारी कराए थे वो मेनांडर ने कराए थे, और शुद्ध सोने के जो सिक्के कराए थे वो आपके कनिष्क ने इसको चलाया था, जारी किया था शुद्ध सोने के सिक्के। और शुद्ध सोने के सिक्के का जो दोस्तों जिस पे इन्होंने जो चित्र किया था वो सूर्य देवता को और हेलियोक्लिज का प्रतीक रखा था।
सूर्य देवता है हेलियोक्लिस दोस्तों, ये भारत में दोस्तों हिंदुओं के देवता माने जाते हैं, और ये दोस्तों यूरोपीय देवता मानते हैं इनको। ये यूरोपीय देवता हैं आपके। शुद्ध सोने के सिक्के पर दोस्तों इन्होंने सूर्य देवता और हेलियोक्लिस का प्रतीक रखा था, उनका वर्णन किया था। और इसी के टाइम पर दोस्तों जो दरबारी कवि थे, लेखक थे, वो एक अश्वघोष थे और दूसरे नागार्जुन थे। यही नागार्जुन ने दोस्तों शून्यवाद का इनको जनक कहा जाता है और सापेक्षता का इन्होंने सिद्धांत दिया था। और इन्हें भारत का नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन दोस्तों नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। और दूसरे जो दोस्तों दरबारी थे वो थे चरक। चरक ने चरक संहिता का पुस्तक लिखी है, और जिस जो कि एक है चिकित्सक थे। इन्होंने दोस्तों सर्जरी का सबसे पहले, सर्जरी जो होती है दोस्तों, इसके कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो थे वो चरक ने दिए, जो कि चरक संहिता से मिलते हैं। सर्जरी के जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो चरक संहिता से मिलते हैं। और दोस्तों 78वीं जो ईस्वी में ही संघ संपत चलाया गया था। आज भी चलती है दोस्तों, भारत सरकार ये इसको मानती है, शक सम्मत को मानती है। इसके बाद दोस्तों जब विदेशी शक्तियों का जब आक्रमण अंत हुआ, जब विदेशी शक्तियों के बाद दोस्तों जब विदेशी शक्तियों का आक्रमण खत्म हुआ, तो इसके बाद दोस्तों जो साम्राज्य आया था वो गुप्त साम्राज्य आया था, जिसके शासन यानी कि शासन काल की हम बात करते हैं 319 से लेकर 540 एडी तक रहा था। ये दोस्तों गुप्त जो साम्राज्य था, इस साम्राज्य को हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। इसे स्वर्ण युग इसलिए कहते हैं दोस्तों, गुप्त साम्राज्य एक्चुअली में इसलिए और जाना जाता है, इस टाइम पर बहुत ऐसे विद्वानों ने भारत में जन्म लिया था जो कि कल्पना नहीं कर सकता कोई भी। तो दोस्तों ऐसे विद्वान इन्होंने भारत में जन्म लिया था इसी टाइम पर, गुप्त साम्राज्य के टाइम पर। तो उसकी वजह से और गुप्त साम्राज्य फैला और फैला। जैसे कि आपके कालिदास हुए थे, जिनको महाकवियों का कवि कहा जाता था, कालिदास ने जन्म लिया था। और दोस्तों धन्वंतरी एक डॉक्टर हुए हैं, धन्वंतरी ने दोस्तों ये इसी टाइम पे जन्म लिया था। आर्यभट्ट ने दोस्तों इसी टाइम पर जन्म लिया था, जो कि एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने शून्य की खोज की थी। तो ऐसे लोग जो थे दोस्तों, ये विद्वान जो थे वो गुप्त साम्राज्य के समय पे ही पैदा हुए थे। जब हम दोस्तों इसके गुप्त साम्राज्य के संस्थापक की बात करते हैं, तो ये श्रीगुप्त था और एक कठोत्कच था। तो दोस्तों जो ये श्रीगुप्त था, ये लोग कुषाण वंश में क्या थे, एक सामंत की तरह काम करते थे। कुषाण कुषाण वंश में ये लोग सामंत की तरह काम करते थे, यानी कि मंत्री की तरह काम करते थे। इसलिए इनको वास्तु संस्थापक इनको गुप्त साम्राज्य का नहीं कहा जा सकता है। श्रीगुप्त के बाद दोस्तों अगला उत्तराधिकारी जो बना था वो कठोत्कच बना था। इनके बारे में कुछ दोस्तों वर्णन नहीं है। नेक्स्ट जो संस्थापक था दोस्तों, जो नेक्स्ट शासक बना था वो चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना था गुप्त साम्राज्य का। और यह इसका शासनकाल दोस्तों 319 एडी से लेकर 334 तक इसका शासनकाल रहा था। और इस चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम को ही दोस्तों गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों जिस दिन गद्दी पर बैठा था, और 319 में उस टाइम पर गुप्त संवत चलाया गया था। जैसे शक संवत चलाया गया था, इसी तरीके से दोस्तों गुप्त संवत भी चलाया गया था। जब यह गद्दी पर बैठा तो उसी दिन इसने राजा रानी का सिक्का चलाया था। राजा रानी का जो सिक्का चलाया था दोस्तों, इसने इसलिए चलाया था जब इसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती तो उसकी याद में इसने राजा रानी के सिक्के चलाए थे। इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। और इसके बाद जो अगला शासन आया था, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला जो शासक आया था गुप्त साम्राज्य में, वो समुद्रगुप्त आया, जिसका शासन 335 एडी से लेकर 380 तक शासन चला था। और इसको दोस्तों
इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और भारत का नेपोलियन एक इतिहासकार रहे विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वर्णन किया है। विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक दोस्तों अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। और समुद्रगुप्त ने दोस्तों भारत उत्तर में नॉर्थ में नौ राजाओं को पराजित किया था, और साउथ में 12 राजाओं को पराजित किया था। इस तरीके से इसने पूरे भारत में दोस्तों पूरा अपना कब्जा कर लिया था। और फिर बाद में ये जो साउथ के जो राजा थे, इनको इनका शासन वापस कर देता है। क्यों क्यों कर देता है? इन राजाओं को ये पता होना चाहिए कि आप पहले से किसी न किसी शक्तियों से हार चुके हो। तो दोस्तों इन लोगों को लगा रहना चाहिए, नहीं बाद में बगावत करने लगे। तो इस तरीके से, और ये जो 9 राजा थे उत्तर की दोस्तों, इनको पृषभ की नीति से कब्जा किया था। एक दोस्तों ये पृषभ एक नीति होती है। इसी इसी से ही दोस्तों इसने उत्तरी भारत पर कब्जा कर लिया था। और दोस्तों इसकी उपाधियों की बात करें हम, इसको किस किस नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को? इसको इसको कविराज कहते हैं दोस्तों। यह कविता बहुत करता रहता था। बीड़ा बीड़ा का दोस्तों ये बहुत बड़ा इसको बहुत पसंद थी बीड़ा बजाना। इसको दोस्तों परम भागवत के नाम से भी जाना जाता है। और एक उपाधि थी परम क्रमांक। और एक दोस्तों उपाधि इसकी थी लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी जाना जाता है। और व्याघ्र पराक्रम के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। और समर सत के नाम से भी जाना जाता है। और एक दोस्तों काच के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सब इसकी उपाधि थी दोस्तों। और ये संगीत प्रेमी था। इसने अपने सिक्के जो जब जारी कराए थे उस पर इसने बीड़ा बजाते हुए खुद को दिखाया था। और इसके टाइम पर जो दरबारी थे वो हरिसेन थे, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है। और दोस्तों समुद्रगुप्त के पास एक संगठित नौसेना थी, एक ऑर्गेनाइज नेवी थी, जिसमें दोस्तों इसने बहुत अपने सैनिक अच्छी तरीका से ट्रेंड कर रखे थे। और एक एरड़ अभिलेख दोस्तों लिखाया गया था इसी के टाइम पर, जो कि भानुगुप्त ने जारी किया था। एरड़ अभिलेख में दोस्तों सती प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा को बताया कि समुद्रगुप्त के यानी गुप्त साम्राज्य में सती प्रथा चरमोत्कर्ष पे थी दोस्तों। चरमोत्कर्ष पे थी यानी कि बहुत प्रचलित थी सती प्रथा। और एरड़ अभिलेख दोस्तों संस्कृत में स्थित है, संस्कृत में लिखा गया है एरड़ अभिलेख। समुद्रगुप्त के दोस्तों 2 पुत्र थे, जिनमें से एक चंद्रगुप्त द्वितीय था और एक रामगुप्त था दोस्तों। समुद्रगुप्त दोस्तों समुद्रगुप्त अपना उत्तराधिकारी जो बनाना चाहता था वो रामगुप्त को बनाना चाहता था। यह इसका पहला लड़का था और यह इसका दूसरा लड़का था दोस्तों। और इसकी दोस्तों एक कहानी थी कि यह जो चंद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त के बाद डायरेक्ट चंद्रगुप्त गद्दी पर नहीं बैठा। इसके कुछ 1-2 साल दोस्तों रामगुप्त ने भी शासन किया था गुप्त वंश में। यह रामगुप्त भी दोस्तों शासक रहा था। लेकिन रामगुप्त की एक जो पत्नी थी ध्रुव देवी जो पत्नी थी। और इसी टाइम पर दोस्तों शकों का एक राजा था जिसका नाम था रुद्रथड़। इसने सोचा इस गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने की दोस्तों इसने प्रस्ताव भेजा। और रुद्रदामन दोस्तों इसकी पत्नी को चाहता था, पत्नी को पाना चाहता था। इसलिए इसने प्रस्ताव इसको भेजा कि आप समर्पण कीजिए और या तो पत्नी को यहाँ पर हारिए। तो ये दोस्तों अपनी पत्नी को यानी कि इस प्रस्ताव में ये दोस्तों अपनी पत्नी को यानी ध्रुव देवी को इसके पास भेजने के लिए राजी हो जाता है। पर इसने सोचा था कि पत्नी शादी तो और भी हो सकती है, लेकिन अपना साम्राज्य बचा लिया जाए कैसे भी। लेकिन दोस्तों ध्रुव देवी जो थी, ध्रुव देवी को ये चंद्रगुप्त बचाता है। ध्रुव देवी को दोस्तों ये ध्रुव देवी जो होती है वो चंद्रगुप्त के पास आती है, यहाँ पर सहायता मांगती है। तो यह दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय होता है अपने बड़े भाई को यहाँ पर ये मार देता है यहाँ पर। और फिर ध्रुव देवी की यहाँ पर सहायता करता है और खुद भी दोस्तों इससे शादी करता है। फिर उसके बाद दोस्तों शकों का जो राजा था वो रुद्रथड़ था, इसको भी बाद में मारता है। रुद्रथड़ को भी ये मारता है चंद्रगुप्त द्वितीय। और यह रुद्रथड़ दोस्तों शकों का अंतिम शासक था। एक एक दोस्तों एक हिंदी के लेखक रहे जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद।
जयशंकर प्रसाद ने भी दोस्तों एक अपनी एक दोस्तों इन्होंने कहानी लिखी है जिसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी में दोस्तों जो वर्णन किया गया है वो ध्रुव देवी का ही वर्णन किया गया है। एक दोस्तों जिससे हम कहते हैं, एक रचना का नाम है ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी में ही दोस्तों ध्रुव देवी का वर्णन किया गया है। और एक दोस्तों नाटक लिखा गया है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम जो लिखा है विशाख दत्त ने दोस्तों लिखा है, जो आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय सम्राट बना, गुप्त साम्राज्य का दूसरा शासक बना, जो कि 380 से लेकर 414 तक गद्दी पर रहा था। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, 380 से लेकर समुद्रगुप्त रहा 380, और उसके बाद 380 के बाद दोस्तों आपका चंद्रगुप्त आ गया 380 ईडी से 414 तक। 414 तक दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा और इसने शकों को दोस्तों पराजित किया था, इसलिए इसकी उपाधि एक शकारी उपाधि रखी गई थी और इसी की एक उपाधि थी विक्रमांक। विक्रमांक के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। और परमा भागवत भी एक इसकी उपाधि थी, और एक इसने उपाधि रखी थी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य दोस्तों यह 14 विक्रमादित्यों में से एक विक्रमादित्य ये भी था। एक विक्रमादित्य उपाधि इस तरीके से आप कह सकते हो दोस्तों, विक्रमादित्य एक उपाधि थी जब राजा युद्ध को जीत जाते थे। जो राजा हुआ करते थे वो युद्ध को जब जीत जाते थे तो वो एक उपाधि रखते थे, उसी उपाधि को कहते हैं विक्रमादित्य। तो इसने भी एक उपाधि रखी थी विक्रमादित्य। इसी तरीके से दोस्तों एक उज्जैन के शासक थे, उन्होंने भी विक्रमादित्य उपाधि रखी थी। उन्होंने ही दोस्तों विक्रमी संवत 557 बीसी में चलाया था। उज्जैन के शासक ने यह चलाया था विक्रम संवत। यह भी उज्जैन के शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य एक उपाधि रखी थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में विक्रमादित्य दोस्तों यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। यानी दोस्तों जो अकबर था ना, मध्यकालीन में मुगल सम्राट एक अकबर था, उसने जो प्रणाली जो चुराई थी वो यहाँ गुप्त साम्राज्य से चुराई थी। यहीं से दोस्तों इसने अपने जो नवरत्न की प्रणाली जो ली थी वो गुप्त साम्राज्य से ली थी। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नौ रत्न थे उनमें से पहले प्रमुख थे कालिदास, जिन्होंने दोस्तों मेघदूतम एक पुस्तक लिखी, और रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। दोस्तों यह पहला यूरोपीय अनुवादित ग्रंथ था। पहला यूरोपीय अनुवादित एक ग्रंथ था अभिज्ञान शाकुंतलम। दोस्तों इसमें भी कहानियां बताई गई हैं। मेघदूत में दोस्तों जैसे मेघदूत में एक कहानी बताई गई है, जैसे दोस्तों एक जो कुबेर राजा थे, कुबेर राजा के यहाँ पर एक एक यक्ष नाम का एक यक्ष तो जो था दोस्तों वो ड्यूटी करता रहता था। तो उसको जब यक्ष को दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये कुबेर बाहर भेज देते हैं। जो एक पर्वत पड़ता है, जिस पर्वत का नाम दोस्तों पर्वत का नाम था सरभुजा पर्वत पर भेज देते हैं। तो वहां पर ये अपनी पत्नी को बहुत याद करते हैं यक्ष। तो फिर दोस्तों ये अपनी पत्नी को मैसेज भेजने के लिए जो मेघ होते हैं दोस्तों उनसे कहते हैं कि हमारे मैसेज को हमारी पत्नी तक पहुंचाओ। तो बहुत दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये मान लो कि इतना इतना दोस्तों मेघों को भी इन्होंने मजबूर कर दिया था कि फिर इनको मेघ को भी अपना दूत बनना पड़ा। तो इसी तरीके से दोस्तों मेघदूतम लिखी गई थी, मेघ को दूत बनकर इनके मैसेज गए थे। और दोस्तों अभिज्ञान जो शाकुंतलम है, इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में दोस्तों दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन मिलता है, उनकी प्रेम कहानी प्रेम कथा के बारे में पता चलता है। और इन्हीं के पुत्र दोस्तों भरत थे, भरत से ही दोस्तों हमारा भारत का नाम आया। और कालिदास दोस्तों थे, इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। शेक्सपियर दोस्तों क्यों कहा जाता था कि क्योंकि ये लव से रिलेटेड जितनी भी जो ये शेक्सपियर था दोस्तों, शेक्सपियर ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा इतिहासकार रहा है, लेखक रहा है। यह लव से रिलेटेड जितनी भी कहानियां होती थी तो उनको सब लिखता था। तो इसलिए कालिदास भी यही कहानी लव से यानी प्रेम से संबंधित
ये कहानियां लिखते थे, तो इसीलिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया है। और इन्होंने दोस्तों विक्रमोर्वशी की भी एक किताब लिखी है। विक्रमोर्वशी विक्रमोर्वशी में दोस्तों विक्रम और उर्वशी के बारे में जिक्र किया गया है। और एक मालविका अग्निमित्रम के बारे में दोस्तों इन्होंने एक लिखा है, मालविकाग्निमित्रम एक पुस्तक लिखी है। इसमें दोस्तों जो मालविका होती है और एक अग्निमित्रम दोस्तों जो होते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। और एक दोस्तों कुमार संभव के बारे में बताया गया है। कुमार संभव के प्रेम के बारे में दोस्तों लिखा गया है, जिस किताब का नाम है कुमार संभव। और दूसरे जो दोस्तों नवरत्न में थे वो बरामीर थे। और बरामीर ने दोस्तों संहिता लिखी है, पंच सिद्धांत का लिखा है और बृहत जातक लिखा है। ये बरामीर जो थे दोस्तों इनको खगोल शास्त्री से संबंधित थे, एस्ट्रोनॉमी से ये संबंधित थे, खगोल शास्त्र से यह संबंधित थे। और तीसरे जो दोस्तों नवरत्न थे वो शंकु थे, जो कि एक वास्तुकार थे। वास्तुकार को दोस्तों ये लोग शंकु कहा जाता था। और एक दोस्तों छप्पड़क थे, जो जिन्हें दोस्तों एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के बारे में ज्ञान था। एक अमर सिंह थे, जो कि अमर कोश को देखते थे दोस्तों। और एक घटकर पर थे दोस्तों, यह मुख्य सलाहकार थे। एक धनवंतरी थे दोस्तों, धनवंतरी एक चिकित्सक रहे दोस्तों, बहुत डॉक्टरी के बारे में दोस्तों इन्होंने ही बताया। और नेक्स्ट जो दोस्तों बात करते हैं बरुचि। बरुचि एक नवरत्नों में एक थे बरुचि। और नेक्स्ट दोस्तों बेताल भट्ट, जिसमें बेताल भट्ट दोस्तों बेताल बेताल भट्ट थे, वो एक जादूगर थे। और इनकी इनकी किताब का नाम था दोस्तों सिंहासन बंती सी, एक पुस्तक लिखी थी बेताल भट्ट ने। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इन्हीं के टाइम पर एक आर्यभट्ट थे, जो कि एक गणितज्ञ थे। इन्होंने दोस्तों सूर्य सिद्धांत एक पुस्तक लिखी, जिसे आर्यभट्टियम भी कहा जाता है। इसी पुस्तक में दोस्तों जीरो यानी शून्य का इन्होंने वर्णन किया है, खोजा है। रूट के बारे में बताया है, क्यूब रूट यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। और पृथ्वी की त्रिज्या को दोस्तों इन्होंने नापा था। इस तरीके के सिद्धांत दोस्तों इन्होंने सूर्य सिद्धांत पुस्तक आर्यभट्टियम में इन्होंने ये इनके बारे में जिक्र किया है। और एक दोस्तों इन्हीं के टाइम पर चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर ही दोस्तों बादशाह थे, जिन्होंने कामसूत्र लिखा। कामसूत्र में दोस्तों बताया गया है शारीरिक संबंधों के बारे में लिखा गया है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के ही टाइम पर दोस्तों फाहियान आया था। भारत में 399 से लेकर 414 ईस्वी तक यह भारत में रहा था। और इसी फाहियान की दोस्तों एक पुस्तक थी फाक्यू की। फाक्यू की दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी। और ये फाहियान जो था ये चीनी लेखक था और यह भारतीयों को यंतु कहता था। यंतु यह भारतीयों को कहता था फाहियान। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो दोस्तों, जैसे हमारा ये चंद्रयान जो है, चंद्रयान यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर दोस्तों यान का मतलब फायान भारत में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों दो राजधानियां बनाई थी, जिनमें से एक पाटलिपुत्र थी, वर्तमान में यह बिहार में पटना पटना का पुराना नाम दोस्तों है। वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं, जो कि बिहार में, उज्जैन दोस्तों मध्य प्रदेश में, इनकी दो राजधानियां। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों फिर क्या किया, अपनी यानी इसने विवाह करके इसने संबंध स्थापित किए, जिससे भी इसने अपने राज्य को और इस विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया था बाकाटक नरेश रुद्र से दोस्तों। रुद्र द्वितीय से इसने जो बाकाटक नरेश थे, रुद्र द्वितीय, इनसे दोस्तों विवाह करवा दिया। और बाकाटक नरेश रुद्र द्वितीय से की पुत्री का विवाह करवाया। और इनकी मदद से लेकर ही रुद्रथड़ को दोस्तों हराया था, जो कि एक सख्त शासक रुद्रथड़ था। मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, जो जो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रथड़ को जो हराया था, शकों का अंतिम शासक था, उस उसको हराया था। वो भी रुद्रथड़ को जब हराया था तो इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन्हीं की सहायता ली थी, बाकाटक नरेश के रुद्र द्वितीय से।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कदम साम्राज्य के शासक जिसका नाम था काकतीय वर्मा, इसकी बेटी से अपने पुत्र का विवाह करवा दिया और इसने मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता था, जो जिसकी जानकारी हमें मथुरा अभिलेख से मिलती है। और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली स्तंभ अभिलेख लिखवाया था, जो कि आपका दिल्ली में पड़ता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिखवाया था दोस्तों। इसी मेहरौली अभिलेख में ही दोस्तों चंद्र शब्द का वर्णन किया गया है, जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय से मानते हैं। और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने सांची के स्तंभ लेख को भी इसने दोस्तों बनवाया है। और इसी सांची के स्तंभ लेख से ही ग्रामदान के बारे में पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी का सबसे अच्छा जो स्रोत है दोस्तों, वो देवी चंद्रा गुप्तम है। और देवी चंद्रा गुप्तम के दोस्तों इसी पुस्तक में हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में सब जानकारी मिलती है। और इसको जो लिखा था वो विशाख दत्त ने चंद्रगुप्तम देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक लिखी है, विशाखा दत्त ने। ये दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसके बाद दोस्तों अगला जो गुप्त वंश का शासक बना, वो कुमार गुप्त प्रथम था। इसका शासनकाल 1414 से लेकर 1454 एडी तक इसका शासनकाल रहा है। और कुमार गुप्त प्रथम की दोस्तों जो माता जी थी वो ध्रुव देवी थी। कौन थी? ध्रुव देवी इसकी माता थी। और पिता की बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय के ये पुत्र थे कुमार गुप्त। और कुमार गुप्त ने ही दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि वर्तमान बिहार में स्थित है। और कुमार गुप्त ने उपाधि जो ली थी वो महेंद्र आदित्य ली थी दोस्तों। और इन्होंने मोर और कार्तिकेय के चित्र वाले सिक्के चलाए थे, जिन्हें चांदी के सिक्के चलाए थे दोस्तों। और कुछ सिक्के जो दोस्तों चलाए गए वो सोने के जो सिक्के चलाए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। और सोने के जो सिक्के थे उन्हें दीनार कहा जाता था। और चांदी के सिक्के जो चलाए वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए, उन्हें रुपये कहा जाता था। और कुमार गुप्त ने जो सिक्के चलाए थे, तांबे के सिक्के चलाए थे, उसे कोड़ी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं दोस्तों। इसके बाद स्कंदगुप्त आया। कुमार गुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक स्कंदगुप्त आया। और स्कंदगुप्त के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसका जो शासनकाल रहा था वो 454 से लेकर 467 एडी तक इसका शासनकाल रहा। और इसके समय पर दोस्तों हुड़ों का आक्रमण हो गया था। और हुड़ों का जो नेतृत्व करता थे वो तोरमाड़ थे दोस्तों। और स्कंदगुप्त के बारे में मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, जो कि सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार कराया था, यानी कि इसने भी दोबारा से इसको रिवाइव कराया था, फिर से जीवित करा था सुदर्शन झील को। जो भी उसके बांध वगैरह टूट गए थे, साफ सफाई जो भी कराई थी दोस्तों, वो स्कंदगुप्त ने भी कराई थी। और इसका जो दोस्तों इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें जूनागढ़ स्तंभ लेख से इसकी जानकारी मिलती है। क्योंकि दोस्तों जो भी काम कराता था वो अपने इस जूनागढ़ लेख जो स्तंभ लेख था उसमें लिखवा देता था। क्योंकि कागजों में तो ये चीज पता नहीं चलेगी, और अगर स्तंभ में कुछ लिखा होगा तो ये पता भविष्य में दोस्तों पता नहीं कब तक ये लिखा रहे। तो इसी तरीका से ये जो शासक हुआ करते थे वो लोग लिखा देते थे स्तंभ में। गुप्त वंश में जो कुल शासक हुए वो 24 शासक हुए थे। और गुप्त जो थे दोस्तों मैंने आपको बता दिया था, कुषाण वंशों के सामंत थे। पहले ये लोग कुषाण वंश के मंत्रियों के रूप में वहाँ गुप्त कुषाणों के साथ रहे थे। बाद में इन लोगों की जब शक्तियां मिली तो इन लोगों ने खुद को दोस्तों स्वतंत्र करके गुप्त साम्राज्य स्थापित कर लिया था। जब दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम जो शासक था वो विष्णुगुप्त था, जिससे कुमार गुप्त थर्ड कहा जाता था। अगर हम इसकी इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था किस तरीके की थी दोस्तों गुप्त साम्राज्य की, ये भू राजस्व दोस्तों उपज का 1/6 लेते थे। जो जमीन पर जितना उपजता था उसका 1/6 ये लोग लिया करते थे। और बिना जुती हुई भूमि को ये अपराध कहते थे। क्या कहते थे? जो बिना जुती हुई भूमि है इसको अपराध कहते थे। इनके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की हम बात करते हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था जो थी, यह पुलिस का जो प्रमुख होता था उसको दंडपाशिक कहते थे। और विदेशी नीतियों को जो देखता रहता था, इस यानी कि
इस क्षेत्र से, इस राज्य के क्षेत्र से दूसरा राज्य के क्षेत्र से अगर जो भी नीतियां होती थी, यानी कि इस देश की नीतियां दूसरे देश से जो नीतियां होती थी, उसको महासंदिग्ध विग्रह कहा जाता था। जो इसका प्रमुख होता था, मैंने यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर होता था, फॉरेन पॉलिसी को देखने वाला होता था, उसको महासंदिग्ध विग्रह कहा जाता था। और जो दोस्तों न्याय विभाग का प्रमुख हुआ करता था, उसको महादंड नायक कहा जाता था। और जो दान विभाग का प्रमुख होता था, उसको अग्रहारिक कहा जाता था। इनके टाइम पर जो टैक्स की व्यवस्था थी, वो दोस्तों भट्टकर एक हुआ करता था। भट्टकर, ये लोग पुलिस को यह कर भेजते थे, पुलिस को कर ये लोग दिया करते थे। और चाटकर दोस्तों जो था, चाटकर, और यह लुटेरों पर कर लगाया जाता था। यानी कि लुटेरे जो दूसरे राज्यों से जितना भी लूट कर आते थे, और उसमें से दोस्तों ये जो टैक्स लिया करते थे गुप्त साम्राज्य के शासक, तो उसी को चाटकर कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य के बारे में दोस्तों कुछ मंदिरों का भी निर्माण हुआ था। जैसे कि एक तिगवा विष्णु का मंदिर बना गया था, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और बुमरा शिव मंदिर बनवाया गया था गुप्त शासकों के द्वारा, मध्य प्रदेश में स्थित है। दशावतार मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों, झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, देवगढ़ में। और एरड़ विष्णु मंदिर दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। और भीतरगांव लक्ष्मण दोस्तों कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, भीतरगांव लक्ष्मण मंदिर। और अजंता की गुफाएं दोस्तों गुप्त साम्राज्य के शासकों ने ही बनवाई थी, जो कि 29, इनकी संख्या गुप्त 29 है। और इसी को अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। अजंता की गुफाएं दोस्तों संभाजी नगर, जिससे औरंगाबाद कहा जाता है इसका पुराना नाम, और जो कि महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर भारत में, जो दोस्तों एक वंश और था, जिस वंश का नाम है वर्धन वंश। और यह दोस्तों थानेश्वर में यह वंश चला था, थानेश्वर का पुष्प भूति वंश, या जिसे वर्धन वर्धन वंश कहा जाता था। यह दोस्तों हरियाणा में वंश चला था। इसके बाद जो वंश चल रहा था दोस्तों, हरियाणा में एक वंश चला था जिसका नाम था पुष्यभूति वंश, और वर्धन वंश भी कहा जाता था दोस्तों। पुष्यभूति वंश के संस्थापक जो थे दोस्तों, वो पुष्यभूति थे। और ये लोग मौखिर वंश के शासक अवंती वर्मन के सामंत थे। बाद में इन्होंने शक्तियां अपनी जुटाई, बाद में अपने आप को खुद दोस्तों इन लोगों ने अपना अपना क्षेत्र अलग करके अपना वंश स्थापित कर लिया था। ये मौखरी दोस्तों कन्नौज के क्षेत्र की तरफ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। मौखरी जो वंश था वो कन्नौज यूपी में था। और दोस्तों प्रभाकर, इनके ही बेटे थे प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति के बाद दोस्तों प्रभाकर वर्धन जो थे, ये लोग अपने हरियाणा में थानेश्वर में चले गए। अपने बेटे राजवर्धन इनका बड़ा पुत्र था, और राजश्री पुत्री और हर्षवर्धन छोटे पुत्र के साथ ये लोग थानेश्वर चले गए थे दोस्तों। प्रभाकर वर्धन जो दोस्तों थे, इन्होंने राजश्री की शादी अवंती वर्मन के पुत्र ग्रह वर्मन से कर दी थी, क्योंकि दोस्तों रिश्ताओं को बनाए रखने के लिए इन्होंने अवंती वर्मन के पुत्र ग्रह वर्मन से इन्होंने शादी कर दी थी। अवंती वर्मन कौन था दोस्तों? मौखरी वंश का, मौखरी वंश का वंश से संबंधी था दोस्तों अवंती वर्मन। और इसके बाद दोस्तों ये जो कन्नौज था, और कन्नौज पर दोस्तों कन्नौज पर कब्जा करना चाहता था देवगुप्त। और यह था दोस्तों मालवा, यानी कि मध्य प्रदेश का शासक। एमपी का एक शासक था देवगुप्त। यह कन्नौज पर दोस्तों कब्जा करना चाह रहा था। लेकिन दोस्तों बाद में यह क्या करता है, जब कब्जा करने जाता है तो इसने शशांक से सहायता ली थी, जो कि दोस्तों ये यानी कि बंगाल का शासक था। ये कहाँ का शासक था? यह बंगाल का शासक था। इसकी मदद लेकर दोस्तों यह ग्रहवर्मन पर, यानी कि कन्नौज पर आक्रमण कर देता है। उस टाइम पर ग्रहवर्मन यहाँ के शासक होते हैं। ग्रहवर्मन वर्मन की ये दोस्तों हत्या कर देता है। और दोस्तों राजश्री को ये लोग अपहरण कर लेते हैं, राजश्री का ये लोग अपहरण कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जब बाद में ये लोग हरियाणा में थानेश्वर में थे, प्रभाकर वर्धन और उनके उनके पुत्र राजवर्धन। और उसी टाइम पर दोस्तों हुड़ों का आक्रमण हुआ था। हुड़ कौन थे दोस्तों? ये ईरान अफगानिस्तान से ये लोग आए थे हुड़। मैंने बताया था तोरामढ़ दोस्तों इसके अध्यक्ष, ये जो इनका जो अध्यक्ष था मेन था तोरामढ़ था।
और उसने दोस्तों आक्रमण भी किया था। तो प्रभाकर वर्धन ने दोस्तों राज्यवर्धन को और आपका हर्षवर्धन को इस आक्रमण को दबाने के लिए भेजा था, इसका दमन करने के लिए भेजा था। तो राजवर्धन हर्षवर्धन वर्धन दोस्तों इस हुड़ के आक्रमण में बिजी थे, और इधर दोस्तों प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है और उनकी माता दोस्तों सती हो जाती हैं। ये दोस्तों इसकी इसका इसकी खबर दोस्तों कुरंगक दूत एक था। कुरंगक कुरंगक दूत दोस्तों हर्षवर्धन ने दोस्तों, ये कुरंगक जो था ये जब ये राज्यवर्धन हर्षवर्धन जब वहां पर बिजी होते हैं युद्ध में, तो वहां पर कुरंगक जाता है। तो कुरंगक ये खबर देता है कि आपके पिताजी की भी मृत्यु हो गई है और आपकी माताजी की भी मृत्यु हो गई है। तो ये दोस्तों प्रभाकर वर्धन जो होते हैं वो राज्यवर्धन को वापस भेज देते हैं, हर्षवर्धन को वापस भेज देते हैं यहाँ से, और फिर वो अकेले यहाँ पर इस युद्ध को संभाल रहे थे। तो यही पॉइंट है दोस्तों, कुरंगक दूत से हर्षवर्धन ने अपने पिता प्रभाकर वर्धन और माता यशोमती सती की मृत्यु का खबर सुनकर अपने राज्य आते हैं, यानी कि बाद में यहाँ पर हर्षवर्धन अपने वापस राज्य में आ जाते हैं। और दोस्तों इनको बताया भी गया था कि आपकी ऐसे ऐसे आपके जीजा जी हैं जिनका नाम गृहवर्मन है, उनकी हत्या कर दी गई है, और आपकी बहन को बंदी बना लिया गया है, इस तरीके से दोस्तों। तो ये सब पता चलता है, तो वहीं से राज्यवर्धन जाते हैं यहाँ पर मालवा की तरफ। तो राज्यवर्धन ने दोस्तों देवगुप्त की हत्या कर दी थी, लेकिन दोस्तों राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, और राज्यवर्धन की हत्या करने के बाद जब ये राज्यवर्धन वापस आ रहे थे तो ये शशांक इनको घेर लेता है। शशांक रास्ते में ये घेर लेता है, जो पश्चिम बंगाल का जो शासक था, इसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी दोस्तों। और इसी टाइम पर जो राजश्री थी दोस्तों वो भाग गई थी, जंगलों में कहीं भाग गई थी। जब दोस्तों हर्षवर्धन 606 में से लेकर 647 में ये जब गद्दी पर बैठते हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन जब अपनी बहन को ढूंढने जाते हैं और फिर एक बौद्ध भिक्षु की सहायता से ये दोस्तों अपनी बहन को बचा भी लेते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जन्म जो हुआ था 590 एडी में हुआ था। इनकी पत्नी जो थी वो दुर्गावती थी, और ये गद्दी पर जब बैठे थे 606 एडी में गद्दी पर बैठे थे। गौड़ नरेश शशांक को दोस्तों यह पराजित करते हैं, और एक बौद्ध भिक्षु होते हैं दिवाकर मित्र की मदद से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री को खोजा था। क्योंकि दोस्तों राज्यश्री जब जंगलों से भाग रही थी, ये भी सती होने जा रही थी, तो यहाँ पर दिवाकर एक मित्र था बौद्ध भिक्षु रास्ते में मिला था, तो उनसे इसने हर्षवर्धन ने पूछा था, तो हर्षवर्धन ने फिर अपनी बहन को खोज लिया था। लेकिन दोस्तों बाद में यह हर्षवर्धन अपनी बहन को कन्नौज का शासक भी बनाते हैं, और एक तरीके से संरक्षक के रूप में इन्होंने अपनी बहन का शासन संभाला था। ये अपनी बहन लेकिन ये दोस्तों यहाँ पर कभी भी शासक नहीं बने थे, अपनी बहन को ही इन्होंने शासका के रूप में यहाँ पर शासिका बनाया था। हर्षवर्धन को दोस्तों साहित्य का सम्राट कहा जाता है। साहित्य का सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, और इनकी जो राजधानी थी हर्षवर्धन की वो कान्यकुब्ज यानी कन्नौज थी। ये दोस्तों कन्नौज इनकी राजधानी बना ली गई थी, क्योंकि ये अपनी बहन को दोस्तों संरक्षण देने के लिए इन्होंने फिर अपनी राजधानी कान्यकुब्ज बनाई थी। हर्षवर्धन को दोस्तों पुलकेशिन ने हराया था। हर्षवर्धन ने फिर सोचा दोस्तों जब कि इन्होंने दक्षिण भारत को भी जीतने की फिर चाह इनमें आई, दक्षिण भारत को भी जीतना चाह रहे थे। तो यहाँ पर ये दक्षिण भारत पे जहाँ जाते तो इनको पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों जो था यह दक्षिणी भारत में, जब ये वहीं पर पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के तट पर इनको घेर लेता, वहां पर 618 में दोस्तों इनको हरा देता बुरी तरीका से। और इसका सबका जिक्र जो मिलता है दोस्तों एहोर एक अभिलेख है, उसमें इसका जिक्र मिलता है, और जो कि पुलकेशिन के द्वारा ये अभिलेख लिखवाया गया था। हर्षवर्धन के नाटक की बात करें तो दोस्तों नागानंदता एक रत्नावली थी और एक प्रियदर्शिका थी, जो कि ये संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। और दोस्तों कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन नाटकों को लिखने का जो श्रेय है वो धावक यानी धोई को जाता है, लेकिन वास्तव में इसकी जो पुस्तक है वो पवनदूत है। इसके हर्षवर्धन के दरबारी में जो दोस्तों रहते थे वो बाणभट्ट रहते थे, और बाणभट्ट ने दोस्तों कादम्बरी और हर्षचरित्र लिखा था। कादम्बरी और हर्षचरित्र की किताबें दोस्तों इनको लिखा था। हर्षचरित्र को दोस्तों 8 भागों में इसने लिखा है बाणभट्ट ने, और प्रत्येक भाग को उच्चावास कहा गया है। इसने 3 भाग में दोस्तों अपना खुद का जिक्र किया है बाणभट्ट ने, और 5 जो भाग है दोस्तों वो खुद हर्ष का इसने वर्णन किया है। एक दोस्तों मयूर भट्ट दोस्तों
इसके दरबार में लेखक रहे थे, जिन्होंने दोस्तों सूर्य शतक लिखा था और एक मयूर शतक लिखा था। ये दोस्तों इनका नहीं है, मातंग दिवाकर का नहीं है। ये सूर्य शतक मयूर शतक दोस्तों मयूर भट्ट ने लिखे थे। और तीसरा जो था दोस्तों मातंग दिवाकर था, इसकी कोई किताब नहीं लिखी थी। ये उसके दरबारी लेखक थे, लेकिन इनकी कोई मातंग की कोई बुक नहीं थी। और चौथे थे भर्तृहरि। भर्तृहरि दोस्तों चौथे लेखक थे। और और एक दोस्तों सौडल ने हर्षवर्धन को साहित्यिक हर्ष कहा था। एक सौडल व्यक्ति था जिसने हर्षवर्धन को साहित्यिक हर्ष हर्ष कहा था। और इसी के टाइम पर दोस्तों हैंससांग आया था चीन से, जो कि एक चीनी यात्री था जो कि चीन से आया था। और 630 एडी में दोस्तों आया था ये। और 645 तक यानी 15 साल वर्षों तक यह भारत में रहा था। इसको दोस्तों यात्रियों का यात्री कहा गया था और त्रिशंकु के भी नाम से इसको जाना जाता था। इसने 8 महीने दोस्तों इसने नालंदा में महायान शाखा का अध्ययन किया था। महायान शाखा के बारे में इसने बहुत सारी जानकारी ली थी दोस्तों। और और यह इस टाइम पर दोस्तों जो कुलपति थे जब यह नालंदा विश्वविद्यालय में आया वो सीलभद्र थे। और यहाँ पर 5 और 1 का रेस विद्यार्थी और शिक्षक का रेशियो रहता था दोस्तों। 5 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक रहता था नालंदा विश्वविद्यालय में। इसका सबका वर्णन जो इसने इसने अपनी यात्रा का जो वर्णन विवरण जो दिया है वो CQ की पुस्तक में इसने सब कुछ लिखा है। और दोस्तों हैंससांग की जो जीवनी थी वो वीली ने लिखी थी। हैंससांग की जो जीवनी थी दोस्तों वो वीली ने लिखी है। और इसने दोस्तों CU की पुस्तक में दोस्तों उस टाइम का जो वर्णन किया है जो दोस्तों हर्षवर्धन के टाइम पर, तो वो उसने बताया कि व्यापार का महत्वपूर्ण जो केंद्र था, व्यापार जो हुआ करता था वो कन्नौज था। और दक्षिण में व्यापार का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो दोस्तों कांची था। मैंने आपको जब बताया था जब दक्षिणी भारत में जो दोस्तों जो राज्य थे राजवंश चले थे, उसमें मैंने आपको बताया था जो कांची था उस पर सब राजा अपना अपना कब्जा करना चाहते थे। और हर्ष की सेना का जो दोस्तों इसने कहा है वो चतुरंगड़ी का है। और हर्ष का नाम इसने शिलादित्य बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट की हम बात करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों मैंने आपको बताया था ये सोडल भी एक व्यक्ति था। इसने साहित्यिक हर्ष कहा है। सोडल एक लेखक था। सोडल लेखक ने हर्षवर्धन को साहित्यिक हर्ष कहा है। और इसने दोस्तों जो हैंससांग था इसने क्या कहा, इसने कहा है शिलादित्य। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हर्ष की सेना में दोस्तों अरब सेना का सेनापति कुंतल था। यानी कि जो बड़ी सेना, यानी अरब सेना का मतलब दोस्तों यहाँ पर था सबसे बड़ी सेना। जो बड़ी सेना का जो सेनापति था वो कुंतल था। और हर्षवर्धन के जो कार्य थे वो दोस्तों महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था हर 5 साल पर। पहला दोस्तों इसने महामोक्ष एक प्रयाग में किया था और कन्नौज में। इसने मात्र 2 बार किया था। आज 5 वर्षों के बाद यह महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। और हर्षवर्धन के टाइम पर दोस्तों कुंभ मेलाओं की शुरुआत हुई थी, जो दोस्तों हर हर 3 साल पे लगता है। और यानी कि आप कह सकते हो हर 12 साल पर दोस्तों, 12 साल पर लगता है। एक प्रयागराज में दोस्तों लगता है यूपी में, हरिद्वार में उत्तराखंड में लगता है, और दोस्तों नासिक महाराष्ट्र में, और उज्जैन मध्य प्रदेश में लगता है। अर्धकुंभ दोस्तों 6 वर्षों पर लगता है और कुंभ आपका 12 वर्षों पर लगता है, 12 वर्षों के बाद लगता है। और महाकुंभ दोस्तों 24 वर्षों के बाद लगता है। दोस्तों हर्ष के पुत्र की बात करते हैं तो भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन 2 पुत्र थे दोस्तों, जो कि कोई जो दोस्तों ये लोग कुछ दोस्तों अपने राज्य विस्तार में कर नहीं सके, योग्य नहीं हुए। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।